छत्तीसगढ़ राज्य कहने मात्र से हमें दिखाई देने लगते हैं घने पेड़ पौधे, खेतों में लहराती विविध फसलें और पशुधन का ख्याल रखते हमारे किसान भाई बहन। ये तो हम जानते ही हैं किसान भाइयों कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कृषि कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस कृषि कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है पशुधन का। पशुधन यानी केवल गाय पालन, बैल या भैंस पालन नहीं। पशुधन से तात्पर्य है गौवंश का पालन, भैंस वंश का पालन, बकरी, भेड़, सूकर, मुर्गी पालन इत्यादि शामिल हैं, जिसका पालन करके आज कृषक भाई बहन अतिरिक्त आय कमाकर आत्मनिर्भर होने लगे हैं। भारत देश में सदियों पुरानी परंपरा रही है गाय, बैल, भैंस, मुर्गी, भेड़, बकरी पालने की। गांव में तो आज भी एक खास जगह पर गांव के पूरे गाय बैल इकट्ठे होते हैं, जिसे चरवाहा हरा भरा घास खिलाने अपने साथ ले जाता है। यहाँ पशुपालन एक आय का स्रोत ही नहीं, जीवन का हिस्सा है, जिससे लोगों का जीवन आसान होने के साथ अतिरिक्त आय भी उन्हें मिल जाया करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन की संभावनाएं जो है और बहुत अच्छी है, और मैं ये कहूँगा कि पशुधन से संबंधित जो भी व्यवसाय है उसके लिए बहुत उज्जवल भविष्य आज हमारे राज्य में है। इसका कारण यह है कि हम देखते हैं कि हमारे राज्य में 76.75%, 76.75% जो आबादी है वो रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और इन सभी का आजीविका का साधन जो है वो कृषि है। और उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इसमें से बहुतांश किसान भाई हमारे जो हैं उनकी लैंड होल्डिंग जो है वो 2 हेक्टर से कम है। औसतन जमीन धारणा जो है कृषि की भूमि वो 1.4 हेक्टर है। तो हमारे सामने प्रश्न निश्चित रूप से उपस्थित होता है कि 1.4 हेक्टर कृषि भूमि से वो उसके आजीविका, उसके कुटुंब का, फैमिली का पालन पोषण कैसा करेगा। तो इसीलिए हजारों सालों से हम देखते हैं कि कृषि और पशुधन ये एक में के पूरक रहे हैं, और हमारे प्रदेश में भी हम देखते हैं पशुधन पर्याप्त संख्या में आज उपलब्ध है। खाली ज़रूरत इतनी है कि उनकी उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े और उनको हम मार्केट से कैसा लिंकेज कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की आय में बढ़ोतरी होने में कोई संदेह नहीं है। दुधारू पशुओं से दूध और गोबर महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पशुधन ग्रामीणों और शहरी किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 1.27 करोड़ पशुधन संख्या है, जिसमें गौवंशीय पशु संख्या 64%, बकरी 16%, भैंस वंशीय 14% और भेड़ सूकर 6% है। प्रदेश में ग्रामीण परिवार की संख्या बहुतायत में है, जिसमें से अधिकतर ग्रामीण परिवार कृषि के साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। अब हम पशुधन की बात जब करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले दूध। आज हमारे यहाँ पे गाय की जो संख्या है वो 102.1 लाख इतनी है, परंतु विपरीत परिस्थिति ऐसी कि इतने संख्या में आज हमारे पास में पशुधन उपलब्ध होने के बावजूद भी एक आदमी को हर रोज़ कितना दूध की उपलब्धता है, तो जो नेशनल एवरेज है उससे हम काफ़ी कम हैं। और इसका प्रमुख कारण ये है कि हमने हमारे पशुधन की तरफ जितना गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया,
इसलिए हमारे एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी कम है, इसीलिए हमारे यहाँ दूध का उत्पादन कम है। हम देखते हैं कि गत कुछ वर्षों पहले विश्वविद्यालय ने इस विषय पर संशोधन करके हमारे यहाँ की गाय की जो नस्ल है उसको कोसली करके हमने रजिस्टर कराया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता हो गई है और मुझे बड़ी बताने में खुशी है कि कहीं कहीं कुछ गाय हमारी गोमाता ऐसी हैं कि वो 4-4 लीटर 5-5 लीटर तक कर भी दूध देती है। तो इसके ऊपर भी विश्वविद्यालय ने गंभीरता से सोचकर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में ये कंजर्वेशन का यानी कोसली नस्ल को उसके ही अधिवास में जतन करने का कार्य और सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके अच्छे के साथ में अच्छा ब्रीडिंग करके दूध का उत्पादन हमारे यहाँ बढ़ाने के लिए हमने एक प्रपोजल दिया है। छोटे, भूमिहीन और ऐसे किसान जिनके पास फसल उगाने और बड़े पशु पालने के अवसर सीमित हैं, वे छोटे पशुओं जैसे भेड़, बकरियां, सूकर, मुर्गी पालन करके अपना रोजगार चलाते हैं। कम खर्चे में कम स्थान और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए छोटे पशुओं का भी अहम योगदान है। महात्मा गांधी जी भी, हमारे राष्ट्रपिता, बोलते थे कि बकरी ये गरीबों की गाय है। वास्तव में वो वास्तविकता आज भी कायम है। और हम हमारे प्रदेश की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बकरी पालन को बहुत अच्छी संभावनाएं हमारे यहाँ है। उसका कारण ये है कि छत्तीसगढ़ ऐसा एक राज्य है जिसमें फॉरेस्ट कवर जो है आज 44% है। 44% हमारी भूमि जो है वो फॉरेस्ट से, जंगल से व्याप्त है। और जहाँ पर छोटे छोटे बुशेस यानी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, क्योंकि बकरी की नैसर्गिक आदत होती है कि वो घूम घूम कर जो टेंडर लीव्स रहते हैं यानी कौला जो पत्तियाँ होती है झाड़ों की, उसका वो सेवन करके अपना पेट भरते रहती है। सो इस प्रकार से ये वातावरण तो बहुत अच्छा है। इसके लिए बहुत आपको थोड़ा सा विस्तार से ये बताऊंगा कि पिछली जो पशुगणना हुई थी उस पशुगणना में राष्ट्रीय स्तर पर यह देखा गया था कि बकरियों की संख्या में 3.8% से घट हुई थी, यानी कमी आई थी। इसका मतलब सीधा था कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम था। ज़्यादा संख्या में इन बकरियों का उपयोग किया गया, इसलिए इनमें घट आई थी। परंतु ऐसे परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ ऐसा एक राज्य था जहाँ के में बकरियों के संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि आज 19वीं जो पशुगणना हुई है उस पशुगणना के अनुसार प्रदेश में बकरियों की संख्या में 25% से वृद्धि हुई है। इस सीधा दिखाता है ये कि बकरियों के प्रति हमारे यहाँ के जनमानस की रुचि है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसलोपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, आईओटी इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र 1 दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग 1 दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं, कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। आधुनिक कृषि जगत में अब सरकारी योजनाओं के माध्यम से नवीनतम तकनीकियों का व्यापक प्रचार हो रहा है। अब कृषक भाई बहन हो या पशुपालक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं।
नस्ल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत प्रजाति विकसित हो रही है। पशुधनों को बलिष्ठ रखने के लिए बेहतर प्रोटीन युक्त पशुचारा उपलब्ध होने लगा है। साथ ही चिकित्सीय देखभाल इत्यादि के माध्यम से छत्तीसगढ़ में पशुधन का विकास हो रहा है। पशुधन कोई भी ले लीजिए, अगर इसको हम व्यवसाय कर मानते हैं तो इसमें का 70% जो खर्चा होता है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, वो उसके खाद्य पे होता है, फीड पे होता है, खिलाई पर होता है। और हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 9.7 मिलियन टन्स की ड्राई फॉडर की आवश्यकता है, 24.4 मिलियन टन्स के ग्रीन्स की आवश्यकता है और 3.7 मिलियन टन्स की कंसंट्रेट यानी ये जो पशुखाद्य रहता है इसकी आवश्यकता है। परंतु सौभाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ पे ड्राई फॉडर जो होता है वो 9.7% एक्सेस में है। आमतौर पर आप देखोगे कि इतर राज्यों में इसकी कमी है, परंतु छत्तीसगढ़ में ड्राई फॉडर की ज़्यादा है। ग्रीन्स में हम देखेंगे तो 33% डेफिसिट है, कम है, और कंसंट्रेट में पशु खाद्य में 55% कम है। तो इस परिस्थिति को हमने एक अवसर समझकर जो धान का पैरा होता है उसको यूटिलाइज करके उसको 60% हमने उसमें मिलाया और पशुओं के लिए कंप्लीट फीड की टेक्नोलॉजी डेवलप करके वो रिलीज़ की है कि इस कारण 60% पैरा हमने उसमें मिलाने से कंप्लीट फीड बना दिया है। उसके 2 साल हमने डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल्स की है और फार्मर्स को ये फीड जो कॉस्टिंग है ये आधे में हो जाएगी। कंसंट्रेट की जो कमी है आज हमारे यहाँ पे 3.7 मिलियन टन्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने बताई, उसमें से 55% डेफिसिट है। तो इस डेफिसिट को मिटअप करने का कार्य इस माध्यम से होगा और दैट टू आधे कीमत में मिल जाएगी। तो पशु से संबंधित ये जो व्यवसाय दूध उत्पादन का हो या बकरी पालन का हो, निश्चित रूप से चल पड़ेगा। किसान भाइयों, शासन के द्वारा नस्ल सुधार का कार्यक्रम सुचारू रूप से किया जाता है, जिसके लिए पहले उन पशुओं को चिन्हांकित किया जाता है जिनमें नस्ल सुधार करना है। पशु चिकित्सक की सलाह और उचित देखरेख में कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है। वर्तमान में तो गौवंशीय नस्ल सुधार के कार्यक्रम से बहुत लाभ हो रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ उच्च नस्ल की गायों के लिए जाना जाएगा। वातावरण में बदल हो रहे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसा टेम्परेचर बढ़ता है तो निश्चित रूप से इसका प्रतिकूल परिणाम उस गौमाता के स्वास्थ्य पर और उसके उत्पादन पर पड़ता है, उत्पादन घटता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ की जो नस्ल है कोसली, वो यहाँ के वातावरण को एडजस्ट हो गई है, अडॉप्ट हो गई है और इसी के कारण जो प्रतिकूल परिणाम विदेशी या संकरित जाति के गौमाताओं पर वातावरण का जो क्लाइमेट चेंज का जो परिणाम प्रतिकूल परिणाम दिखता है वो हमारे यहाँ के नस्लों में दिखता नहीं है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि देशी नस्ल जिस भूभाग में वो उपलब्ध है, जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है, अगर वहीं उनका पालन पोषण करते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रतिकूल वातावरण को झेल कर भी हमें उत्पादन देगा। नस्ल सुधार की प्रक्रिया बढ़ने से पशुओं को पालने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पशुओं को पालना यानी पशुपालन आधुनिक कृषि का अब महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जिससे आहार उपयोगी प्रोटीन की पूर्ति होती है। डेयरी उत्पाद में पशुधन की महत्ता बढ़ चुकी है, क्योंकि दुधारू पशुधन से दूध प्राप्त होता है, जिससे डेयरी उत्पादों, दही, चीज, मक्खन, घी इत्यादि का निर्माण किया जाता है। रेशा फाइबर के लिए भेड़ जैसे पशुधन से रेशों और वस्त्र जैसी श्रृंखला का उत्पादन होता है। उर्वरक के लिए गोबर से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। गोबर की खाद का प्रयोग फसलों की पैदावार बढ़ाने में किया जाता है और गोबर के उत्पाद भी अब बाजारों में आने लगे हैं, जो पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से
श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार पशुधन से किसानों को विस्तृत रूप से लाभ मिल रहा है और किसान भाई बहन पशुधन के माध्यम से आत्मनिर्भर होने लगे हैं। कम समय में अगर हमको दूध में उत्पादन में बढ़ोतरी करनी है तो हमें संकरीकरण की तरफ जाना होगा और हम ये चाहते हैं कि देशी नस्लों का जो अच्छी दूध देने वाली नस्ल है उनके साथ में अगर हम संकर करते हैं तो निश्चित रूप से दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम मैत्री ट्रेनिंग का कार्यक्रम हम जो ग्रामीण क्षेत्र से हमारे युवा हैं उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इन रूरल इंडिया करके ऐसा एक कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के तहत हम हमारे प्रदेश के हर कोने से, जैसा बस्तर हो गया, इधर जशपुर तरफ से हो गया, इधर राजनांदगांव, महासमुंद, दुर्ग, हर जगह हमारे पॉलिटेक्निक्स है। 4 राज्य के 4 विभागों में हमारे वेटरनरी के पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ पे ये कार्यान्वयन इस स्कीम का चल रहा है। और मुझे बताने में खुशी है कि ये जो मैत्री का हम जो 3 महीने का ट्रेनिंग इनको दे रहे हैं और बाद में इनका पंजीकरण होकर ये फिर फील्ड में AI का काम करेंगे और जो भी प्राथमिक जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी अड़चने उस किसान भाई को आएगी उसका भी निराकरण करने का ये प्रयास, इस प्रकार का ट्रेनिंग विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। पशुधन के विकास में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। गौवंश और भैंस वंश से दूध उत्पादन में वृद्धि होने लगी है। भेड़ों से ऊन मिलने लगा है। मुर्गी पालन से अंडों की बिक्री बढ़ी है। समग्र रूप से कहा जाए किसान भाइयों तो पशुधन की स्थिति सुधरी है और मुनाफा किसानों को मिलने लगा है। मजा ले ले खोरमा, 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 मजा ले ले खोरमा। नवा जुलानी के मजा ले ले खोरमा, नवा जुलानी के मजा ले ले खोरमा। ए नवा जुलानी के मजा ले ले खोरमा, नवा जुलानी के मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा। हे मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा। हे नवा जुलानी के मजा ले ले खोरमा, नवा जुलानी के मजा ले ले खोरमा। बागेला देख दे मैं बौटा गड़ायूं अरे बाहेला देख दे मैं बौटा गड़ायूं बागेला देख दे मैं बौटा गड़ायूं अरे बाहेला देख दे मैं बौटा गड़ायूं ये बौटा तोड़ के ना मोर के नवा जुलानी के मजा ले ले खोरमा, नवा जुलानी के मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा। हे मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा, मजा ले ले खोरमा। हे नवा जुलानी के मजा ले ले खोरमा, नवा जुलानी